अब हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, कि अब हमने मतलब पिछले चैप्टर में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, देन हमने टोटल डिफरेंशिएशन पढ़ा, उसमें भी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, होमोजेनिटी क्या होती है, यूलर्स थ्योरम क्या है, और देन मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे क्लियर की। अब हमारी बात आती है उनको हमें बिजनेस प्रॉब्लम्स में अप्लाई कैसे करना है, ये हम यहाँ इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है डिमांड एनालिसिस। लाइक अगर आपको दो प्रोडक्ट्स गिवन हो, दो कमोडिटीज़ गिवन हो, वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक कमोडिटी दूसरे से रिलेटेड है, अपोजिट रिलेशन भी हो सकता है उनके अंदर या डायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है, तो वहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो वो दो कमोडिटीज़ कैसे रिलेट होंगी एक दूसरे से, चाहे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगी या फिर वो सब्सटीट्यूट होंगी एक दूसरे का। कॉम्प्लीमेंट्री होती है तो एक का प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब उस प्रोडक्ट की खुद की डिमांड तो इंक्रीज होगी ही, साथ में उसकी जो दूसरा प्रोडक्ट है, अनदर कमोडिटी है, उसकी भी डिमांड इंक्रीज होगी। लाइक पेन और इंक का अगर एग्जांपल ले हम, तो वो, या फिर कार और पेट्रोल का ले, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कि एक की डिमांड डिक्रीज होगी तो दूसरे की ही डिमांड भी डिक्रीज होगी। देन हमारे पास है सप्लीमेंट्री गुड्स, जिनको हम सब्सटीट्यूट्स भी बोलते हैं। उनका क्या होता है, अपोजिट रिलेशन होता है एक दूसरे से, कि अगर एक की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की डिक्रीज होगी। तो वो सब्सटीट्यूट के केस में जो हमारी अनदर, जो हमारा दूसरा कमोडिटी है, दूसरी कमोडिटी है, उसका और प्राइस का सेम रिलेशन होता है। मीन्स कि अगर हम बात करें लाइक बॉल पेन की बात करें, कि बॉल पेन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो जेल पेन की डिमांड क्या होगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर बॉल पेन का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो जेल पेन की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से चलती है ये। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, डिमांड के साथ सेम रिलेशन होता है, और सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दूसरे प्रोडक्ट का पहले के प्राइस के साथ सेम रिलेशन होता है। ठीक है, कि एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे का डिमांड बढ़ी कॉम्प्लीमेंट्री में, अगर एक का प्राइस घटा तो दूसरे की डिमांड भी घटी, ये सप्लीमेंट्री में होता है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरे कमोडिटी में प्राइस में, दूसरे कमोडिटी की डिमांड में कोई चेंज आ रहा है, और आ रहा है तो कितना चेंज आ रहा है, वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो, अगर हमें निकालना है, लाइक अगर हम दो प्रोडक्ट ले लेते हैं, दो कमोडिटीज़ ले लेते हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई, या फिर हम x1 और x2 भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रही है। तो हम चेक करें कि क्या एक के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे की डिमांड में कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। उसके लिए जो भी हम मतलब डिमांड एनालिसिस करेंगे उसको हम पार्शियल मार्जिनल डिमांड बोलेंगे, या फिर मार्जिनल डिमांड एनालिसिस बोलेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में वही हमारे पास 4 केस आएंगे, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हमें निकालना होता सिंपल डेरिवेटिव, तो हम वहाँ पे लाइक अगर हमें यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन में फर्स्ट ऑर्डर निकालना है, वहाँ पे 2 केस होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 केस हैं। क्यों 4 केस है, क्योंकि देखो दो आपके पास डिमांड है, एक प्रोडक्ट 1 की, एक प्रोडक्ट 2 की, ठीक है। ऐसे ही दो आपके पास क्या है, प्राइस है, एक प्रोडक्ट 1 का प्राइस, एक प्रोडक्ट 2 का प्राइस है, ठीक है। तो हम इसका रिलेशन इसके साथ भी चेक करेंगे, इसका रिलेशन इसके साथ भी, और इसका रिलेशन भी इसके साथ चेक करेंगे, और इसका रिलेशन इसके साथ भी। तो 4 केस हमारे पास हो जाएंगे। तो अगर हम चेक करें कि अगर हम एक्स जो हमारा प्रोडक्ट 1 है उसका उसी के प्राइस के साथ अगर हम रिलेशन देखें तो क्या आएगा, दिस वन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा P1। अगर हम दूसरी कमोडिटी है उसके प्राइस के साथ एक्स का रिलेशन देखें, वाई के प्राइस के साथ इसका रिलेशन देखें, तो डेल्टा एक्स बाई P2 या फिर Py भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। देन y का रिलेशन आप देख रहे हो फर्स्ट कमोडिटी के प्राइस के साथ, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा y बाई डेल्टा P1, ठीक है। अगर y का खुद के प्राइस के साथ देखें तो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा y बाई डेल्टा P2, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मार्जिनल डिमांड, जो पार्शियल मार्जिनल डिमांड है, उसको रिप्रेजेंट करना है। फिर हमारे पास आता है कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उससे हम ये भी कंफर्म करेंगे, क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं होगा कि ये किस तरीके का कमोडिटी है, लाइक कि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या सप्लीमेंट्री, ये हमें बाद में क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन में डिफाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जो हमारा रिजल्टेंट आया है, जो हमारी कमोडिटीज़ है, उनका रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का है या सप्लीमेंट्री का। तो उसके लिए हम कैसे बताएंगे, देखो अगर जो हमने निकाले हैं एक्स डेल्टा एक्स बाई डेल्टा P2 और डेल्टा वाई बाई डेल्टा P2 है, ठीक है, मीन्स दूसरे के प्राइस के साथ एक पर्टिकुलर कमोडिटी का क्या रिलेशन है, डिमांड का क्या रिलेशन है। अगर हम वो बात करें, उनकी बात करें, और वो नेगेटिव आता है तो इट मीन्स वो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो इट मीन्स वो गुड्स सप्लीमेंट्री है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन इनका चेक करें तो देख सकते हो आप, जैसे हमें डिमांड फंक्शन गिवन है, दो कमोडिटीज़ का x1 एंड x2 आर ईच ए फंक्शन प्राइस ऑफ x1 एंड x2 आर गिवन बाय दिस। ये डिमांड फंक्शन गिवन है कमोडिटी 1 और कमोडिटी 2 के लिए। तो आपको 4 पार्शियल मार्जिनल डिमांड फंक्शंस फाइंड आउट करने और बताना है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या सप्लीमेंट्री गुड्स है। तो वही 4 फंक्शंस निकालो। सबसे पहले x1 का P1 के साथ, x1 का P2 के साथ, फिर x2 का P1 के साथ, x2 का P2 के साथ, 4 फंक्शंस आएंगे आपके पास, मार्जिनल पार्शियल डेरिवेटिव्स, 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे। तो देखो निकालेंगे कैसे, जब हम बात कर रहे हैं, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमें इसका क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, पार्शियल मार्जिनल डिमांड अगर हमें इसकी निकालनी है तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा डेल्टा x1, और किसकी रिगार्ड में निकाल रहे हैं, प्राइस 1, इसके खुद के प्राइस की रिगार्ड में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस 2 वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट एज इट इज आएगा। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें -2 आगे आएगा, और -2 -1 अगर हम करें तो हमारा ये 0.2 है,
दिस इज 0.2 नॉट 2, तो ये -0.2 आगे आया और ये हमारे पास क्या बचा P1 माइनस 1.2, ठीक है। देन अगर हम इसी का P2 की रिगार्ड में करें, P2 की रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो देखो आपके पास क्या आएगा, ये एज इट इज़ आएगा, तो हमने लिखा P1 माइनस 0.2 एज इट इज़ आया। देन जब हम एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करते हैं तो एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ आता है। देन उसके बाद जो कांस्टेंट है, फिर हमारे पास जो पावर में होता है उसका हम डेरिवेटिव करते हैं, तो जो पावर में है हमारे पास अगर हम उसका डेरिवेटिव करें दिस वन का, तो 0.4 आगे आ जाएगा, कांस्टेंट है आगे आ गया। देन P2 हमारे पास है, P2 एज इट, P2 का डेरिवेटिव देखो यहाँ पावर में क्या है, P2 की 1 है, तो इट मीन्स इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये फिगर आएगी। देन हमें करना है इसका प्राइस 1 के रिगार्ड में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्राइस P1 के रिस्पेक्ट में अगर हम करें तो ये एज इट इज़ आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्सपोनेंशियल, पहले ऐसे ही आएगा, फिर जो पावर में उसका डेरिवेटिव करेंगे 0.6 आगे आ जाएगा और P1 का डेरिवेटिव 1 रहेगा हमारा, क्योंकि पावर हमारी 1 है वहाँ पे, तो ये हमारे पास आएगा। देन अगर हम X2 का सेकंड कमोडिटी का उसके खुद के प्राइस के साथ करें तो यहाँ पे देखो कहाँ गया, ये जो कांस्टेंट है ये एज इट इज़ आएगा। देन अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो -0.5 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाती है P2 एज इट इज़, और पावर में क्या बचेगा -0.5 -1, तो ये हमारे पास आएगा -1.5, ठीक है। इस तरीके से हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। देन अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बताना है तो हम अपोजिट्स को लेते हैं। यहाँ पे एक अपोजिट्स हमारा क्या है, दिस वन X2 P1, और एक अपोजिट हमारा ये रहा X1 P2, अपोजिट्स है ना दोनों, मतलब खुद के प्राइस के साथ हमें कंसीडर नहीं करना जब हमें उनका नेचर बताना हो, ठीक है, अपोजिट प्राइस के साथ हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, 0 से बड़ी है, इट मीन्स पॉजिटिव, यहाँ पे भी ये 0 से बड़ा है, इट मीन्स पॉजिटिव, और इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूट से एक दूसरे के सप्लीमेंट्री गुड्स हैं। पार्शियल इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल था, तो वहाँ पे हमारे पास एक इलास्टिसिटी थी कि सीधा हम एक प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी उसके प्राइस के बेसिस पे देखते थे, प्राइस इलास्टिसिटी को चेक कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो वेरिएबल्स हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल्स है वो 2 है, तो हम दोनों मींस हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, जो वेरिएबल्स हम उनको प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे, लाइक वी हैव 2 प्रोडक्ट है। अब उन दोनों की अगर हमें प्राइस के रिगार्ड में इलास्टिसिटी देखनी होगी तो हमारे पास 4 तरह की इलास्टिसिटी यहाँ पे आएगी। एक तो हमारे पास आएगी डायरेक्ट इलास्टिसिटी एंड एक हमारे पास होगी क्रॉस इलास्टिसिटी। डायरेक्ट मीन्स कि हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का की इलास्टिसिटी को चेक कर रहे हैं उसके प्राइस के बेसिस पे, ठीक है, तो वो हमारी है प्राइस इलास्टिसिटी, उसको हम डिनोट करते हैं eta11 eta22 से। अब ये 11 का मतलब क्या है कि हम प्रोडक्ट ए जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, और जो सेकंड डिजिट है लाइक वंस डिजिट पे वंस प्लेस पे है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं प्राइस के लिए। तो 11 मीन्स कि प्रोडक्ट 1 की इलास्टिसिटी हम प्रोडक्ट 1 के प्राइस से ही चेक कर रहे हैं, तो ये हमारा N11 बनेगा, eta11 बनेगा। देन अगर हम बात करें 22 की तो ये भी वही की प्रोडक्ट 2 है, उसकी इलास्टिसिटी हम प्राइस 2 जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस है उसके बेसिस पे चेक कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आएगा eta22, ठीक है। तो ये हमारे पास है डायरेक्ट इलास्टिसिटी कि हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी डिमांड की इलास्टिसिटी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस से ही चेक कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है क्रॉस इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो रिलेटेड प्रोडक्ट है, लाइक आपके पास 2 प्रोडक्ट है A एंड B, यहाँ पे आप A की इलास्टिसिटी चेक करोगे B के प्राइस के साथ और B की इलास्टिसिटी चेक करोगे A के प्राइस के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगी क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। तो जो हमारा एक प्रोडक्ट है उसकी इलास्टिसिटी हम दूसरे के प्रोडक्ट के प्राइस के साथ चेक करेंगे, तो इस फॉर्म में आएगी कि फर्स्ट जो ये 1 है वो डिपिक्ट कर रहा है हमारे प्रोडक्ट को, और जो 2 है वो हम यूज़ कर रहे हैं प्राइस के लिए, ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी, ठीक है। ऐसे ही N2 हमारा है जो सेकंड कमोडिटी हमारे पास वो, और 1 हमारे पास है प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी। तो इस तरीके से हमारे पास पार्शियल इलास्टिसिटीज़ आएंगी। देन हमारे पास है कि अगर पार्शियल इलास्टिसिटी की मदद से हमें ये बताना हो कि नेचर क्या है, कमोडिटीज़ का नेचर क्या है, तो वो हम कैसे बताएंगे। अगर हमारे पास जो अपोजिट क्रॉस इलास्टिसिटीज़ है, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी हमारे पास पॉजिटिव आती है इट मीन्स वो सप्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी हमारे पास नेगेटिव आती है इट मीन्स वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है। इस तरीके से हम पता करेंगे। अगर हम क्वेश्चन चेक करें इसका, तो हमारे पास है कि आपको 2 डिमांड फंक्शंस गिवन है, प्राइस है उनका P1 P2 दोनों का प्रोडक्ट का, X1 X2 उनके यूनिट्स हैं जिनको डिमांड किया जा रहा है। आपको 4 प्राइस इलास्टिसिटीज़ फाइंड आउट करनी है P1 और P2 पे, देन उनका परसेंटेज चेंज आ रहा है वो भी फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले जो आपके पास 4 इलास्टिसिटीज़ हैं उनके फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, रिस्पन, ये फॉर्मूलाज होते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, P1 X1 चाहिए अगर हमें प्राइस 1 की निकालनी है, उसके खुद के मीन्स कमोडिटी 1 की निकालनी है, उसके खुद के प्राइस के रिगार्ड में रिस्पेक्ट में निकालना है, तो उसके लिए हमें उसका प्राइस चाहिए, उसकी यूनिट चाहिए, फिर उनका पार्शियल डिफरेंशिएशन चाहिए, ठीक है। देन अगर हमें 1 2 की निकालनी है तो उनका पार्शियल डिफरेंशिएशन चाहिए, ऐसे ही 2 1 की निकालनी है तो उनका भी हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन चाहिए, और 2 2 की निकालनी है उसके केस में भी हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन चाहिएगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी निकालने से पहले हम उनका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, जो हमने पीछे मार्जिनल डिमांड फंक्शन में पढ़ा था, वो काम हमें यहाँ पे करना है। तो हम चारों का
निकालेंगे, फिर फॉर्मूला में पुट करेंगे उसको और वैल्यूज चेक करेंगे हमारे पास क्या आती है। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएगी, -6.8। देन और वैल्यूज़ हम चेक कर सकते हैं, आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, -7.7 एंड +0.7 एंड -0.05। अब हमें कहा था कि परसेंटेज चेंज भी बताओ x1 और x2 के अंदर क्या परसेंटेज चेंज आ रहा है अगर हमारा जो फर्स्ट कमोडिटी है उसका प्राइस 2% से इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो देखो अब परसेंटेज चेंज किस में आ रहा है, प्राइस 1 में। तो प्राइस 1 के बेसिस पे हमने x1 और x2 की इलास्टिसिटी फाइंड आउट की थी। तो यहाँ पे देखो हमने x2 की इलास्टिसिटी प्राइस 1 के बेसिस पे फाइंड आउट की थी और क्या आ रही थी 0.7। अब प्राइस कितने से इंक्रीज़ हुआ, 2% से, तो x2 का इलास्टिसिटी कितनी आएगी, 0.7। कितनी आई आपके पास, 1.4%। ऐसे ही x1 की अगर निकाले, x1 का हमारे पास था 0.6, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 2 × 0.6 आपके पास क्या आएगा, 1.2। अगर आगे माइनस का साइन है इट मीन्स डिक्रीज हो रही है, अगर आगे पॉजिटिव साइन है इट मीन्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है। देन सेकंड था कि अगर P2 डिक्रीज हो जाता है, जो प्राइस है सेकंड कमोडिटी का वो डिक्रीज हो जाता है 2% से, तो हमारे पास क्या आएगी इलास्टिसिटी, तो वहाँ पे हमारे पास था 0.8। तो 2 × 0.8 करेंगे 1.6 आएगा। देखो वहाँ पे हमारे पास जो 8 था वो पॉजिटिव था, ठीक है, पॉजिटिव था, इट मीन्स उसका पॉजिटिव रिलेशन था प्राइस के साथ, तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो वो भी डिक्रीज होगा। और यहाँ पे अगर हम N22 चेक करें, उसका कैसा रिलेशन था, नेगेटिव रिलेशन था, इट मीन्स प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा। तो हमारा 0.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 1% आएगा। इट मीन्स जो हमारी सेकंड कमोडिटी है उसकी डिमांड 1% से इंक्रीज हो जाएगी जब प्राइस 2% से डिक्रीज होएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे। देन हमारे पास आता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे वहाँ पे हमने जब पढ़ा था तो हमारे पास वहाँ पे क्या कह रहे थे कि एक वेरिएबल है जिस पे हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, हमारा जो आउटपुट है वो डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि दो वेरिएबल्स है हमारे पास जिस पे हमारा प्रोडक्शन फंक्शन डिपेंड है, जिस पे हमारा जो आउटपुट है वो डिपेंड है। अब वो दो फंक्शंस, वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारे पास जिन पे हमारा प्रोडक्शन डिपेंड रहता है, लेकिन मेनली हम कॉमनली दो प्रोडक्शन फंक्शन लेके चलेंगे, दैट इज लेबर एंड कैपिटल, L फॉर लेबर एंड K फॉर कैपिटल, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कोप डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है, उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ये है ए, दिस इज अल्फा एंड 1 माइनस अल्फा। ए और अल्फा हमारा कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम प्रोडक्शन फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। देन अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर हमें यहाँ पे देखना हो, रेट ऑफ चेंज देखना हो कि इन दोनों के अंदर, इन दोनों प्रोडक्ट फैक्टर्स के अंदर चेंज आने की वजह से हमारा प्रोडक्शन कितना चेंज होगा, तो वो हम, और अगर हमें इंडिविजुअली चेंज देखना हो कि लेबर के चेंज होने से प्रोडक्शन कितना चेंज हो रहा है, कैपिटल के चेंज होने से प्रोडक्शन कितना चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी दो पार्शियल डिफरेंशिएशन कि एक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आएगी लेबर के रिगार्ड में रिस्पेक्ट में, एक हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आएगी कैपिटल के रिस्पेक्ट में। उनको हम MPL MPK से डिनोट करते हैं। और सबको पता ही होगा कि प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट अगर हमारे पास है, अगर हम उसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो हमारा मार्जिनल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमें लेबर के रिगार्ड में निकालनी है तो हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्शन का विद रिस्पेक्ट टू लेबर, कि हमारा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं तो हम प्रोडक्शन फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, और हमारा यहाँ पे लेबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एवरेज निकालनी है, एवरेज के लिए क्या होता था हमारे पास, टोटल डिवाइड बाय, अगर आपको लेबर के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो L आ जाएगा, अगर आपको कैपिटल के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो टोटल बाय कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका क्वेश्चन चेक करें, क्वेश्चन हमारे पास आगे है या दिस, हमें एक प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, कहा है कि एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करो और उनको इवैल्यूएट करो जब हमारी लेबर होगी 8 एंड कैपिटल होगी 27, और रिजल्ट को इंटरप्रेट भी करो कि उनका मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है। अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए आपके पास दो केस बनेंगे कि अगर आपको एवरेज प्रोडक्ट निकालना है लेबर का, एवरेज प्रोडक्ट निकालना है कैपिटल का। तो लेबर के लिए एवरेज प्रोडक्ट निकालना है तो टोटल बाय लेबर, ठीक है। तो टोटल को L से डिवाइड करो, आपके पास ये आएगा। अगर आपको कैपिटल का निकालना है तो कैपिटल से डिवाइड कर देंगे हम टोटल प्रोडक्शन को, तो हमारे पास ये आएगा कि एक यूनिट ऑफ कैपिटल का एक यूनिट लगाने से, कैपिटल का एक यूनिट लगाने से हमारे पास इतना प्रोडक्शन आता है, और लेबर का एक यूनिट लगाने से हमारे पास इतना प्रोडक्शन आता है। ये आपका एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो अगर हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे L और K की वैल्यू पुट करोगे दोनों में, तो आपका लेबर के टाइम पे आएगा 45 और वहाँ पे कैपिटल के टाइम पे आएगा आपका 40/3। आप यहाँ से इवैल्यूएट कर सकते हो कि अगर आप इसकी बात करो, APL की बात करते हैं हम कि एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर की बात करें कि 45 मीन्स जब हमारा K कॉन्स्टेंट होगा और हम क्या कर रहे हैं,
लेबर यूज़ कर रहे हैं 8 और हमारा के है 27 और वो कांस्टेंट है, तो जो पर यूनिट आउटपुट होगा हमारे पास वो कितना आएगा 45 यूनिट्स। ऐसे ही अगर हम बात करें कैपिटल की, अगर हमारा लेबर कांस्टेंट है, कैपिटल हमारा 27 है, तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट है एक कैपिटल का वो कितना आएगा 40/3, कि एक कैपिटल का यूनिट लगाने से हम कितने आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं 40/3 यूनिट्स। तो इस तरीके से हमने रिजल्ट को इंटरप्रेट किया। बात करते हैं मार्जिनल की, तो मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो वहाँ पर भी हमारे पास दो केस होंगे। अगर हमें मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है लेबर का या फिर हमें मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है कैपिटल का, तो एक बार अगर लेबर का निकालना है तो प्रोडक्शन फंक्शन को लेबर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो लेबर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अगर आप कैपिटल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। कैपिटल की बात कर रहे हो तो लेबर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, अगर लेबर की बात कर रहे हो तो कैपिटल कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। देन एल और जो एल है लेबर और कैपिटल है उनकी वैल्यूज़ को पुट करो, आपके पास एमपी कितना आया 15 और एमपी कैपिटल के रिस्पेक्ट में कितना आया 80/9। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लेबर की बात करें, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है लेबर के हिसाब से उसकी बात करें वो है हमारा 15। इट मीन्स कि जब हमारा के कॉन्स्टेंट होता है और हम अपनी लेबर को 8 से 9 यूनिट्स इंक्रीज़ कर दे तो हमारा एक यूनिट के इंक्रीज़ होने से हमारी प्रोडक्शन है वो कितनी यूनिट से इंक्रीज़ हो जाएगी 15 यूनिट से इंक्रीज़ होगी। अगर हम बात करें एमपी के की, उसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा जो लेबर है वो कांस्टेंट है और कैपिटल को हम 27 से 28 करें तो हमारी प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज़ हो जाएगी 80/9 यूनिट से, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। देन हमारे पास आता है होमोजेनिटी, जो हमने पीछे पढ़ा था। देखो हमने पीछे पार्शियल डिफरेंशिएशन में होमोजेनिटी पढ़ा, उसका मतलब क्या था कि हम बता रहे हैं कि एक फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, और वहाँ पे एक डिग्री गिवन होती है, उसके बेसिस पे अगर होमोजीनियस होता है तो हम यूलर्स थ्योरम को भी वेरीफाई कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसा ही सीन है। हमें कहा है कि अगर एक प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर होगा इट मीन्स उसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। जो एक फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन अगर लीनियर होता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है कि हमें वहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलेगा। इट मीन्स जितना हमने लेबर और कैपिटल को इंक्रीज़ करा उतने ही रेशियो से, उतने ही परसेंटेज से हमारा आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा। दूसरा बात करें कि जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो हमारे फैक्टर्स का फंक्शन होता है, ऑब्वियसली ये कॉमन चीज़ें। देन अगर हम बात करें यूलर्स थ्योरम की, तो यूलर्स थ्योरम को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, और वहाँ पे हमारी यूलर्स थ्योरम, देखो यूलर्स थ्योरम क्या होता है, लास्ट में हमारे पास एन जेड आता है ना, जेड हमारे पास क्या है यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन, एन हमारी डिग्री क्या आ रही है 1। तो इट मीन्स यहाँ पे जब हमारा प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर होगा तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। मीन्स जो भी हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं प्रोडक्शन का लेबर या कैपिटल की रिस्पेक्ट में, अगर उसको लेबर टाइम्स या के टाइम्स कैपिटल टाइम्स कर देते हैं तो वो उसका जो टोटल है वो कितना आता है उस प्रोडक्शन फंक्शन के इक्वल ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लो वेरिएबल प्रोपोर्शन। लो वेरिएबल प्रोपोर्शन आप पढ़ चुके हैं, उसका मतलब क्या होता है ज़्यादा डिटेल में हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि हम मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल हमें बस एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि एक्चुअल में क्या होता है बस। तो लो वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जैसे जैसे हम इनपुट्स को ऐड करते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा जो इनपुट है वो ऐड होते जाते हैं, मोर एंड मोर इनपुट्स हम यूज़ करते हैं, तो एक टाइम तक तो ऐसा होता है कि हमारा एमपी, हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होती रहती है, एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाती है, एक टाइम पे डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वहाँ तक की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमने इनपुट को इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया तो हमारा एमपी एक पॉइंट पे हमारा एमपी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो इंक्रीज़ होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर नेगेटिव भी जाएगा। तो ये इसकी बात करें वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा क्या है कि जैसे जैसे हमने इनपुट मीन्स जो लेबर और कैपिटल है उसका ज़्यादा यूटिलाइज़ किया, उसको ज़्यादा यूज़ किया, तो जो हमारा टोटल प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो इंक्रीज़ तो होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ होगा। अब ये डिक्रीजिंग रेट का क्या मतलब है कि जैसे आपका पहले था 10 फिर हो गया 15, ठीक है, पहले 10 था फिर 15 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर 23 हो गया, 22 हो गया, ठीक है, देन 24 हो गया। अब इंक्रीज़ तो हो रहा है, तो डिक्रीजिंग रेट का क्या मतलब है कि जो इनमें जो ये एमपी है इनके बीच में वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एमपी क्या था 10 माइनस 15 माइनस 10 5, फिर 19 माइनस 15 में हमारा क्या था 4, यहाँ पे हमारा क्या था 3, देन 22 और 24 में कितना था 22 और 24 में हमारे पास था 2। इट मीन्स पहले हमारा एमपी 5 था, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, और धीरे धीरे करके अगर हम इससे भी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो नेगेटिव ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि हमें ज़्यादा यूनिट्स यूटिलाइज नहीं करने, एक ऑप्टिमम लेवल है दोनों का वो चेक करना है, और अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारा एमपी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास ऐसे ही होता है रिटर्न्स टू स्केल। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न्स टू स्केल में मेजर डिफरेंस क्या होता है, यही होता है कि वहाँ पे हम सिर्फ एक यूनिट इनपुट की बात करते हैं, एक फैक्टर की बात करते हैं, और जो रिमेनिंग फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कांस्टेंट रहते हैं। रिटर्न्स टू स्केल में हम सारे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि हमें सारे फैक्टर्स को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो वहाँ पे भी रिटर्न्स टू स्केल में भी हमारे पास क्या होंगे 3 तरह के ही रिटर्न्स होंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड कांस्टेंट रिटर्न्स, ठीक है। उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारा आउटपुट और हमारी इनपुट दोनों ही इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इनपुट को हमने इतना सा इंक्रीज़ किया और हमारा आउटपुट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, इट मीन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। लाइक अगर हम बात करें पहले 10 था, फिर 15 हो गया, फिर 25 हो गया, उसके बाद 50 हो गया, तो डिफरेंस अगर आप देखो एमपी आपका बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न मीन्स जहाँ पे आपका आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है इनपुट से ज़्यादा, या फिर आप कह सकते हो आपका एमपी क्या है
इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग एमपी है। डिक्रीजिंग रिटर्न में आपका एमपी क्या होता है, डिक्लाइन होता है। वहाँ पे आपका एमपी इंक्रीज होता जाता है, यहाँ पे आपका एमपी डिक्लाइन होता है। और एमपी जब डिक्लाइन होता है इट मीन्स हम इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्मॉलर रेट पे इंक्रीज हो रहा है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था वही केस। देन अगर हम बात करें कांस्टेंट रिटर्न की, इट मीन्स जितने हमने आउटपुट्स को यूज़ किया उतना ही हमारा, जितना हमने इनपुट को यूज़ किया उतना ही हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, सेम रेशियो में, प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो वो कांस्टेंट रिटर्न होता है। अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री से हम कैसे डिफाइन करते हैं इनको, होमोजेनिटी में जो हम डिग्री फाइंड आउट करते हैं उसके बेसिस पे हम कैसे डिफाइन करते हैं। अगर हमारी डिग्री 1 से बड़ी है इट मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न है, अगर डिग्री 1 से छोटी है इट मीन्स डिक्रीजिंग रिटर्न है, अगर डिग्री 0 से इक्वेट करती है तो इट मीन्स कांस्टेंट रिटर्न है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन अगर हम चेक करें इसका, ये हम कर चुके हैं याद, दिस क्वेश्चन हमें एक प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है दिस वन, और हमें कहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है लेबर और कैपिटल का और वेरीफाई करनी है यूलर्स थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकालते हैं लेबर का। तो देखो लेबर का अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकालेंगे इट मीन्स हमारा कैपिटल वहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो चेक करते हैं, देखो कैपिटल आपका कांस्टेंट है, लेबर आपको लेबर के रिस्पेक्ट में आपको मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। तो ये जो आपके पास ए के अल्फा है ये क्या हो जाएगा, एज इट इज़ रहेगा। फिर अगर हम बात करें एल बी की, अब देखो यहाँ पे एल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इट मीन्स आपको प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल अगर आप लगाओगे तो आप देख सकते हो ये एज इट इज़ आएगा, ए के अल्फा एज इट इज़ आया। अब एल बीटा था, बीटा आगे आ गया और देन पावर में क्या हो गया, n-1 हो जाता है तो बीटा -1 हो गया। और जो ये आपके पास सेकंड फंक्शन है ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट रूल में ऐसे ही होता है ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़, यही चीज़ होती है, यही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। देन ये सारा सेकंड में एज इट इज़ आएगा। अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल की, एक्सपोनेंशियल के लिए पहले एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ आता है जब हम डेरिवेटिव करते हैं, देन उसकी पावर का डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे अगर हम पावर का डेरिवेटिव करें तो ए और के हमारा कॉन्स्टेंट एज इट इज़ आएंगे, एल का अगर डेरिवेटिव करें तो माइनस आगे आ जाएगा और पावर में हमारे पास बचेगा, क्योंकि देखो हम ऐसे लिखेंगे l-1, ये -1 आगे आ जाएगा और यहाँ पे -1 l-2 हो जाएगा, तो हम इसको 1/l² भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये आया, सिंप्लीफाई करने पे ये बचेगा। देन ऐसे ही अगर हम कैपिटल का निकालें तो कैपिटल का भी ऐसे ही निकल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा होमोजीनियस है ये फंक्शन या नहीं है, और होमोजीनियस है तो डिग्री क्या है इसकी। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जो भी हमारे फैक्टर्स हैं वेरिएबल्स हैं, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो अंदर लैम्डा होंगी। अब इनको सिंप्लीफाई अगर हम करें, लैम्डा बाहर आ जाएगा, कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा लैम्डा पावर वी हैव अल्फा प्लस बीटा। तो इट मीन्स अगर हम यूलर्स थ्योरम में इसको पुट करें तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है, क्योंकि हम यही बोलते हैं एन जेड ही होता है ना, तो एन हमारे यहाँ पे डिग्री क्या निकली है, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव जो आपने निकाला था विद रिस्पेक्ट टू एल के, उनको एल के टाइम्स और के टाइम्स कर दो, देन उनको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई क्यू ही बचेगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने पे आप चेक कर सकते हो। रिटर्न्स टू स्केल, यहाँ पे हमारे पास जो ये कॉन्स्टेंट रिटर्न है यहाँ पे n=1 है, 0 नहीं है ये, ठीक है। तो रिटर्न्स टू स्केल अगर हमें शो करना है तो वो हम डिग्री से शो कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी फंक्शन गिवन है उसको होमोजीनियस प्रूव करना पड़ेगा। होमोजीनियस में उसकी डिग्री चेक करनी पड़ेगी। अगर डिग्री 1 से बड़ी है तो इट मीन्स इंक्रीजिंग रेट, 1 से छोटी है इट मीन्स डिक्रीजिंग रेट, और 1 के इक्वल है अगर उसकी डिग्री इट मीन्स कॉन्स्टेंट रिटर्न। तो इस तरीके से हम रिटर्न्स टू स्केल को शो कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर हम चेक करें इसके, तो देखो हमें गिवन है एक प्रोडक्शन फंक्शन, एक प्रोडक्शन फंक्शन हमें गिवन है दिस वन। आपको कहा है कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू इनपुट्स प्रोवाइड करता है ये फंक्शन, हमें इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम बात करें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मींस जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इट मींस जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वो लीनियरली होमोजीनियस होना चाहिए। तो उसके लिए हमें होमोजीनिटी को प्रूव करना पड़ेगा। होमोजीनिटी को प्रूव करने के लिए हम इसको रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। रियल नंबर हम लैम्डा एज्यूम करते हैं, इसको दोनों फंक्शन से अगर हम दोनों जो भी वेरिएबल्स हैं अगर उससे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इस तरीके से आएगा। कॉमन ले लिया अगर हम यहाँ से, हमारे पास λ² बचेगा, उसको रूट से बाहर निकाल लेते हैं, λ2 फिर हमारा ये फंक्शन। इट मीन्स लैम्डा को हमने बाहर निकाला तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है उसकी 1। इट मीन्स ये फंक्शन होमोजीनियस है ऑफ डिग्री 1, और जब हमारी डिग्री 1 होती है इट मीन्स हमें वो फंक्शन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल प्रोवाइड करवाता है। देन अगर हम बात करें डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू इनपुट, तो देखो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग की बात करें तो ये हमने डिफरेंशिएशन में सबसे पहले पढ़ा था जब हमने कनकेविटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा था एक फंक्शन का। तो वहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आती है, वहाँ पे अगर हमें डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग प्रूव करना होता है। देखो हम यहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट अलग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट अलग है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जब हम बात करें थे तो वहाँ पे हम जिस भी फंक्शन को हमें इंक्रीज या डिक्रीज शो करना था तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के अगर वो 0 से छोटा है नेगेटिव है इट मीन्स वो डिक्रीज हो रहा है, 0 से बड़ा है पॉजिटिव है इट मीन्स वो इंक्रीज हो रहा है। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है। हम यहाँ पे क्या प्रूव करना है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू इनपुट्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू इनपुट का मतलब क्या होता है, इट मींस हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है इनपुट्स का, सेपरेटली जो मार्जिनल प्रोडक्ट है लेबर और कैपिटल का वो डिक्लाइन हो रहा है।
डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके लिए हमें पहले MP और MPL MPK निकालना पड़ेगा, देन उसका डेरिवेटिव हमें देखना पड़ेगा क्या क्या आता है। अगर वो 0 से छोटा है इट मीन्स डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकालें लेबर के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास ये आएगा कि यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट निकाले कैपिटल के रिस्पेक्ट में लेबर कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारे पास ये आएगा। देन अगर हम जो हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट्स आए हैं उसका डेरिवेटिव निकाले तो हमारे पास ये डेरिवेटिव आएंगे। ठीक है, दोनों के हमने डेरिवेटिव किया तो ये आए, दोनों ही नेगेटिव इट मीन 0 से छोटे हैं। तो सेपरेटली जो ये इनपुट्स है वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स प्रोवाइड करवा रहे हैं फंक्शन के। इट मीन्स जो हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट है लेबर का वो डिमिनिशिंग है और डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही जब हमारा कैपिटल कॉन्स्टेंट था, ऐसे ही अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल जब हमारा इंक्रीज हो रहा था और हमने लेबर को फिक्स कर रखा था तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा डिक्लाइन हो रहा था, डिमिनिश हो रहा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चेक करें, हमें एक प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, दिस लेबर और कैपिटल हमारे दो इनपुट्स है, फाइंड द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर। देन व्हाट इज द नेचर ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, आपको फाइंड आउट करना है कौन सा रिटर्न है, इंक्रीजिंग है, डिमिनिशिंग है। देन आपको टोटल रिवर्ट निकालना है लेबर और कैपिटल के लिए, फैक्टर इज पेड ए प्राइस इक्वल्स टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें मार्जिनल प्रोडक्ट की, तो अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकालें लेबर के रिगार्ड में और कैपिटल के रिगार्ड में, तो लेबर के रिगार्ड में आपको ये बताना है, देखो बिहेवियर बताना है, इट मीन्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो अगर हम निकालें लेबर के रिस्पेक्ट में मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पास ये आएगा। देन अगर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो करना है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करने के पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है हमारे पास, इट मीन्स ये डिक्रीजिंग है। हम कह सकते हैं कि जब हमने कैपिटल को कांस्टेंट किया था और लेबर हमारा इंक्रीज हो रहा था तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लेबर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में भी आप चेक कर सकते हो, आपके पास आपने मार्जिनल प्रोडक्ट निकाला कैपिटल का, देन उसका डेरिवेटिव किया, पार्शियल डेरिवेटिव किया के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आई और ये भी नेगेटिव है, इट मीन्स 0 से छोटी है। इट मीन्स जब हमारा लेबर कांस्टेंट था और हम कैपिटल को इंक्रीज कर रहे थे तो हमारा जो MP था मार्जिनल प्रोडक्ट था वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, देन हमें क्या प्रूव करना था, नेचर, हाँ हमें बताना था रिटर्न्स टू स्केल, बताना था क्या नेचर है रिटर्न्स टू स्केल का। तो रिटर्न्स टू स्केल के लिए हम यूज़ करते हैं होमोजेनिटी, तो यहाँ पे हम होमोजेनिटी प्रूव करेंगे। होमोजेनिटी के लिए रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सेपरेटली दोनों इनपुट्स को, तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद लैम्डा को बाहर निकालेंगे, हमारे पास लैम्डा कॉमन क्या आ जाएगा, दिस वन पावर में है 1, आप इसको चेक भी कर सकते हो। यहाँ से लैम्डा हमारा क्या आएगा, अगर हम इसको बाहर ले ले पावर मतलब सिंप्लीफाई करें, हमारे पास लैम्डा 2/3 आएगा, यहाँ पे लैम्डा 1/3 आएगा। तो 2 कॉमन लैम्डा निकाले अगर हम मल्टीप्लाई में है बीच में, तो ये 2/3 + 1/3 हमारे पास लैम्डा 1 हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, कॉमन पावर आ जाएगी हमारी लैम्डा की 1। तो इट मीन्स ये फंक्शन होमोजीनियस है विद डिग्री 1 और डिग्री 1 होती है इट मीन्स कॉन्स्टेंट रिटर्न होता है। जब हमारा N1 होता है इट मीन्स वहाँ पे कॉन्स्टेंट रिटर्न है स्केल का। ठीक है, लास्ट हमारे पास है कि जो भी हमारे इनपुट्स है, लेबर है, कैपिटल है, हम इसको क्या है पे कर रहे हैं, तो टोटल रिवॉर्ड क्या आएगा इनका हमें ये बताना है। और प्राइस क्या है लेबर के लिए, उसका प्राइस क्या है, उसका मार्जिनल प्रोडक्ट उसका क्या है दिस वन। कैपिटल के लिए उसका प्राइस क्या है, उसका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें टोटल रिवॉर्ड बताना है। तो अगर हम इसकी इन दोनों की वैल्यू अगर पुट करें इसमें तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो टोटल आएगा वो क्यों आएगा। और हमने देखो यहाँ पे बताया था होमोजेनिटी क्या थी, यहाँ पे लीनियर होमोजेनिटी थी, हमारे पास डिग्री 1 थी, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होता है हमारी यूलर्स थ्योरम प्रूव होती है ना, तो वही हमारे पास आई है। और वैसे भी अगर हम टोटल रिवॉर्ड चेक करें हमारे पास टोटल क्या आता है वो प्रोडक्शन फंक्शन खुद ही आ जाता है। ठीक है।